डॉक्टर खाकान नजीब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन ये बात कही थी आपने कि ये एक लंबा प्रोसेस है, मगर जब लग रहा था कि आप शायद रिकवरी की तरफ जा रहे हैं तो दोबारा फ्लक्चुएशन ही इस वक्त नजर आ रही है। क्या हम कह सकते हैं कि इस वक्त अगर कोई चीज हतमी है तो वो सिर्फ फ्लक्चुएशन है? पर ये सर भाई, एक तो आपने ठीक जिक्र कर दिया कि ग्लोबल, मैंने कहा था कि जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। इवन आईएमएफ की अभी जो कल आई है उसमें भी 0.2% की कमी है, 3% की ग्लोबल ग्रोथ ली गई है। इन्फ्लेशन 4.7% है जो बढ़ी हुई है लास्ट ईयर से, जो इन्होंने एस्टिमेट्स दिए थे। ये दो चीजें हैं इसमें, एक तो मिडल ईस्ट है और एक एआई है, दो कंपीटिंग फोर्सेस हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड दुनिया चल कैसे रही है। So, जो मिडल ईस्ट है उसका तो देखें, अगेन मैंने कहा था कि ये एक प्रोसेस है, ये इतनी जल्दी जैसे कहते हैं कल सॉल्व नहीं हो जाएगा। इसमें जब भी डिस्ट्रप्शन आई है, कल फिर आई है डिस्ट्रप्शन, तेल फिर $78 पे गया, अभी फिर $70-71 पे ट्रेड कर रहा है, नीचे 68 भी टेस्ट कर चुका है। तो मच डिपेंड्स कि जो इस वक्त डिस्ट्रप्शन है ये टेम्परेरी है कि प्रोलॉन्ग होती है। आई मीन दैट्स द इजीएस्ट आंसर। ऑफ कोर्स पाकिस्तान या बाकी ममालिक में एक्सचेंज रेट है, पेट्रोलियम लेवीज हैं, टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट की फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी है, ये सब कुछ मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल कैसे और किस भाव और जैसे कहेंगे ना उसकी अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है। सो दैट्स समथिंग टू रिमेंबर। पाकिस्तान चूंकि इस वक्त भी 70-80% अपना फ्यूल इंपोर्ट करता है, क्रूड भी इंपोर्ट करता है जिससे रिफाइन होती है। सो ऑब्वियसली बहुत डिपेंडेंट हैं, 14 से 18 अरब डॉलर की इंपोर्ट है एनर्जी की, कि हम इन ममालिक पे। पर दो अच्छी चीजें हैं कि मिडल ईस्ट हमारा साथ देता है, दूसरा एक आईएमएफ की एंगेजमेंट है जिसकी वजह से चीजें लार्जली जिसे कहते हैं एंकर्ड हैं, खसारे भी एंकर्ड हैं। एक जो हमारी बढ़ी हुई इन्फ्लेशन जरूर बढ़ी थी, 11% के करीब चली गई थी, सीपीआई 15% पे, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर जो कि 51 अशियाए खुर्दोनोश को बताता है वो चला गया था। सो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस? एक यही कि आपको एनर्जी अपनी जो है वो खुद करनी है, साथ वाले ममालिक से डिपेंडेंट होना आसान है, दूर वाले ममालिक से डिपेंडेंट होना मुश्किल है। फिर आपने जो ओवरऑल ये देखना है कि दुनिया जो है वो कहाँ जा रही है। मसलन मैं आपको बात बताऊं, एक ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया, इनकी ग्रोथ ज्यादा बढ़ाई गई है कंपेयर टू द लास्ट एस्टिमेट आईएमएफ के, इसलिए कि वहां पे जो जिसे कहते हैं ना, दे आर दी टॉप नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ एआई रिलेटेड हार्डवेयर। सो दुनिया कहाँ जा रही है, पाकिस्तान को यू हैव टू कीप पेस विद द वर्ल्ड। आई थिंक दैट्स द ओवरऑल थॉट प्रोसेस। ओके, सो एआई में तो आई एम श्योर कि आपके साथ हम पूरा एक अलग प्रोग्राम रख सकते हैं, देयर सो मच टू दैट। लेकिन एक जो नज़र हमें ये आया है, आम आदमी के जो इंटरेस्ट का सवाल है कि जिस तक कीमतें बढ़ी थी तो एकदम से बहुत बड़ी जंप आई थी, जब कीमतें कम हुई तो वो फौरन मटेरियलाइज नहीं हुई, आवाम को पूरा फ़ायदा नहीं मिला। अब दोबारा अगर कीमतें बढ़ती हैं तो क्या फिर उसी तरीके से जंप लगेगा या इस दफ़ा थोड़ी केयर होगी प्राइस बढ़ाने में? सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक तो बात ये कि जो हम ये पेपर प्राइस देखते हैं कि ये $78 थी, फिर 68 हुई, ऊपर 115 को टेस्ट करके आ रही है। सो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्राइस वो नहीं है जिसपे कोई भी मुल्क खरीदता है। हम सिंगापुर प्लैट्स की फिजिकल प्राइस लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। सो वो कीमत शायद उतनी तेजी से ऊपर गई थी, उतनी तेजी से नीचे नहीं आई। बट हमने चूंकि एक पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ानी है, बिकॉज हमने कलेक्ट करना है 16.7 ट्रिलियन, विच इज 200 बिलियन मोर देन लास्ट ईयर। कार्बन लेवी ₹2.5 की बजाय ₹5 कर दी गई, सो इसको भी याद रखिए, जिसको हम क्लाइमेट सपोर्ट लेवी कहते हैं। और इनलैंड फ्रेट इक्वेशन इक्वलाइजेशन मार्जिन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन, डीलर कमीशन, ये सब चीजों को जब हम मिलाते हैं तो आपने ये प्राइस देखी। ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह कीमत ऊपर गई थी उस तरह नीचे नहीं आई है, इंटरनेशनल भी नहीं आई है। हमने भी जो प्राइस पास थ्रू है बीच में किया, पर फिर थोड़ा सा रोक दिया है। लेट्स होप कि प्राइसेस नीचे रहें और जो अथॉरिटीज हैं वो भी उन प्राइसेस को रिटेल लेवल पर उस तरह नीचे लाने की काविश कर सके। बट द रियल स्टोरी जो मैं हमेशा कहता हूं इज टू बिल्ड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इंडिपेंडेंट हो इस प्राइस फ्लक्चुएशन से, विच मीन्स एन ईवी सिस्टम। एंड द अदर थिंग टू रिमेंबर इज कि पेट्रोलियम प्राइसेस को जो डीरेगुलेशन है ना, और जो कंपेटिटिव मार्केट बनाना है, जैसे हाई ऑक्टेन में हमने बनाने की कोशिश की, इसी तरह जो प्राइस सिस्टम्स को ठीक करना है, लोकल हमने इंडिजिनस पे जाना है। एक्चुअली दीज आर द डीपर वर्क्स दैट वी नीड टू डू।
प्राइस सिर्फ का तयन करना और ये बिलीव करना कि किसी तरह हम ये जो प्राइसेस हैं इनको स्टेट कंट्रोल करके संभाल लेंगे इज नॉट द राइट वे टू थिंक अबाउट दिस। एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना डीपर रेगुलेटरी भी डीपर रिफॉर्म जो है वो पाकिस्तान का पेट्रोलियम सेक्टर जो है वो मांगता है। अगर तो हम ये करने में कामयाब हुए आने वाले दिनों में, ये मैं बार बार बात कहता हूं कि वी कांट जस्ट रिलाई ऑन दिस फैक्ट कि गवर्नमेंट्स इसको मंगवाएं, इसको बेचें, हमें एक प्राइस कंपेटिटिव बिहेवियर बनाना चाहिए, जिसको मैं कहता हूं कि आपको जो डोमेस्टिक ऑयल और गैस प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना चाहिए, ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इसमें लानी चाहिए, लिबरलाइजिंग फ्यूल इंपोर्ट, यानी कि क्यों है कि ऐसे ही सरकार इंपोर्ट करे एलएनजी को भी और इसको भी, हमें इसकी मार्केट को ओपन करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, हमारे पास कोई पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं थे व्हेन वी वेंट इनटू दिस। जो प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म है एक बनाना चाह रहे हैं उसको भी बना लें, और सबसे बढ़ के ये जो आपको, पर ये बहुत सारे काम हैं डॉक्टर साहब, ऑन अ लाइटर नोट ये हो सकेंगे? आई मीन लेट्स बी प्रैक्टिकल, क्या लगता है आपको? But yeah, that's the difference between a state which runs well and a state which is unable to do all this. And at that time हम सब ये ब्लेम करते रहते हैं कीमत बढ़ गई, कीमत, मार्केट को डीरेगुलेट करना है। 2018 में मैं टेबल पे था जब ये बात हुई थी, आपका जवाब ये है। आज 2026 में भी हम यही कह रहे हैं कि ये काम होने वाला है। एक और बात बताऊं, 10 साल से मैं ये सुन रहा हूं कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज को अपग्रेड करना है। जस्ट आई मीन आई वाज राइटिंग दिस डाउन बिफोर आई केम टू योर इंटरव्यू। पाकिस्तान की सिर्फ एक रिफाइनरी है जिसका नाम है पार्को, जो जिसे कहते हैं ना लाइट कन्वर्जन करती है। बाकी सब हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो हाइड्रो स्किमिंग करती हैं। सो जो क्रूड हमने मंगवाना है, पहले रशिया से कोशिश की, हम कर ही नहीं सकते उसको रिफाइन। हमने रिफाइनरीज को अपग्रेड पिछले 10-15 साल से तो मैं सुन रहा हूं। अब ये दो चीजें मैं आपके सामने रखूं, 18 में एक हुई थी, अब 10 साल से, ये बात आपकी दुरुस्त है। दैट इज द प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज अनएबल टू इम्प्लीमेंट इवन द प्रोसेसेस जिनको हम सी थ्रू भी कर चुके होते हैं। मैंने खुद ये टेबल पे प्रोसेसेस देखे। अगर आप डीप कन्वर्जन में नहीं जाएंगे, मेरा ख्याल है शायद आप इरानियन क्रूड भी अगर ले लेंगे तो मुश्किल होगा उसको रिफाइन करना। बात यह है कि जब तक डीपर स्ट्रक्चर्स हमारे एनर्जी सेक्टर के हम तब्दील नहीं कर लेते, प्राइसिंग इज जस्ट द एंड गेम जिसकी बात हम करते हैं। कंपेटिटिव मार्केट बनाना, डीरेगुलेट करना, रेगुलेटर की अपनी कैपेसिटी, पहले तो प्राइसिंग फॉर्मूला ही सही नहीं था। मतलब रिएक्टिवली ये चीजें करने की बजाय हम प्रोएक्टिवली इस तरह के रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बनाएं। उसमें मैं हमेशा कहता हूं बड़े अदब से कि आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज को पार्किंग प्लेसेस ना बनाइए, इनमें बड़े आपको काबिल लोग लाने पड़े जो रेगुलेशन, मार्केट मेकिंग, कंपेटिटिव बिहेवियर को समझते हो, जो मार्केट ऑफ पेट्रोलियम को बनाना जानते हो। Right. मैं भी नहीं सो क्विकली अब जो सोने की और चांदी की कीमतों में हमने कमी देखी है, एकदम से सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन ये टेम्पररी ही फेज लग रहा था। देखिए, जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसको इस तरह सोचना चाहिए। जब $5,000 से ऊपर सोना चला गया था, आई थिंक दैट वाज एन एक्सेसिव राइज, एक्सूबरेंस थी। उस वक्त लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं ना मोमेंटम प्ले हो रहा था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग ऑन। अब जो करेक्शन हुई है 5,000 के ऊपर से वापस बैक टू 4,000, इस वक्त $4,136 पे ट्रेड कर रहा है एज आई लुक एट दी मॉनिटर। ये एक करेक्शन है जो होनी चाहिए थी बिकॉज एक्सूबरेंस थी, सो ये करेक्ट हो गया। आई थिंक कि बहुत ज्यादा रद्दोबदल अब नहीं लगता इस कीमत में, और ये कुछ अरसा ये एक मतलब जिसे कहते हैं ना मोमेंटम में ट्रेड किया था, अब आई थिंक सेटल कर गई है प्राइसेस। राइट डॉक्टर खकान जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।